नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रोनिक कफ के बारे में। आजकल जो सीज़नल बीमारियां चल रही हैं उसमें जो खांसी है उसकी प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा हो रही है। एडिनोवायरस सभी लोगों को हो रहा है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए इसमें। तो मैं आपको जो ये खांसी है इसकी ये किस वजह से होता है, ये मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और इसके सामान्य लक्षण बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो खांसी है ये कोई बीमारी नहीं होती है, ये किसी बीमारी का एक लक्षण होता है। तो जो खांसी है वो दो तरीके की होती है। सबसे पहले नॉर्मल खांसी। नॉर्मल खांसी में क्या होता है कि कोई फॉरेन बॉडी जब हमारे शरीर के श्वसन तंत्र के अंदर जाता है तो हमारा शरीर उस फॉरेन बॉडी को बाहर धकेलता है, जिसकी वजह से उत्पन्न होने वाली खांसी को हम नॉर्मल खांसी बोलते हैं। ये कोई बीमारी नहीं होती, ये अचानक से होती है और फिर अपने आप ठीक हो जाती है। दूसरी होती है कि क्रोनिक कफ, यानी कि जो लंबे समय तक चलने वाली खांसी, जिसको हम गंभीर खांसी बोल सकते हैं। तो जो ये क्रोनिक कफ है, जो लंबे समय तक होती है, इसको इसके जो टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से कि ये कितने दिनों से हो रही है, उस हिसाब से इसको 3 भागों में बाँटा गया है। सबसे पहले एक्यूट खांसी होती है, जो अचानक से होती है और 2 से 3 हफ्ते तक ये रहती है। दूसरी जो खांसी का प्रकार है वो होता है सब एक्यूट, ये 3 से 8 हफ्ते तक होती है। और तीसरा होता है क्रोनिक खांसी। जो क्रोनिक खांसी है वो अ, 8 हफ्ते से ज़्यादा होती है। छोटे बच्चों में ये 4 हफ्ते तक रहती है। तो इस प्रकार से हम इसको अलग-अलग भागों में बाँट सकते हैं। इसके अलावा सूखी खांसी होती है, यानी कि ड्राई कफ़, और बलगम वाली खांसी। तो ये जो खांसी है, ये कोई बीमारी नहीं होती है, ये एक बीमारी का लक्षण होता है। ये कई बीमारियों का लक्षण होता है, जैसे सर्दी, जुकाम, फ्लू, एलर्जी, अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, पोस्ट नेज़ल ड्रिप, जीईआरडी, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सार्कोइडोसिस और काली खांसी जैसी ये गंभीर जो बीमारियां होती हैं, इनके जो लक्षण होते हैं वो खांसी के होते हैं। अब इनको हम पहचानेंगे कैसे कि किस बीमारी का ये लक्षण है, ये खांसी किस बीमारी की वजह से आ रही है। तो पोस्ट नेजल ड्रिप को गंभीर खांसी का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि बार बार सिक्रेशन होता रहता है और मरीज को बार बार खांसी की प्रॉब्लम होती है। खांसी, एलर्जी, जुखाम, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस और जो कॉमन अस्थमा होता है, जिसकी वजह से सांस फूलने फूलने लगता है, दम घुटने लगता है, और कफ वेरिएंट अस्थमा होता है। तो इन सभी के कारण जो खांसी है वो बार बार आती है और इरिटेटिंग खांसी होती है ये। दूसरा खांसी का सबसे बड़ा कारण है वो जीआरडी होती है। उसमें ये जो एसिड है ये भोजन नली में आने लगता है, स्वाद जो है खट्टा-खट्टा सा लगने लगता है और छाती में जलन होने लगती है, जिसकी वजह से बार-बार खांसी होती है। आरटीआई मतलब कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है वो लगातार ये पीले, हरे या भूरे इस रंग का इसमें बलगम आता है। इसके बाद होता है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि जो हमारे लंग्स के अंदर जो एयर को लाने ले जाने का काम जो ब्रोंकियल ट्यूब करती है, उसमें कोई इरिटेशन हो या सूजन आ जाए, जैसे जो स्मोकिंग करते हैं, जो स्मोकर होते हैं, वो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो ब्रोंकल ट्यूब के अंदर इरिटेशन हो जाती है और उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से बलगम वाली खांसी हो जाती है। और इसके अलावा जो बीपी की जो टैबलेट लेते हैं, एसिलिमीटर नाम की एक दवा आती है, जो बीपी के पेशेंट लेते हैं तो उसकी वजह से भी खांसी हो सकती है। तो इसको देखने की ज़रूरत है, जो बीपी के पेशेंट हैं उससे ज़रूर चेक करना चाहिए कि आप किस तरीके की कौन सी दवाई उनकी चला रखी है। तो अगर इस टाइप की कोई ऐसे एसिलिमीटर नाम की कोई दवाई हो तो उसको आप तुरंत बंद करा दें और उसकी जगह दूसरी आप दवा शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो खांसी होती है वो काम की वजह से भी हो सकती है, जैसे
किसी को डस्ट से एलर्जी हो, किसी को अस्थमा हो, ब्रोंकियल अस्थमा हो, जीआरडी हो, ये भी डस्ट की वजह से हो सकता है। कोई बहुत ही ज़्यादा तम्बाकू का सेवन करता हो, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता हो, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। जो वर्क रिलेटेड कोई डस्ट का काम हो, या किसी कारखाने वगैरह में कोई जॉब करता हो, तो उन लोगों को भी खांसी, क्रोनिक कफ हो सकता है। और जहाँ तक ये पाया गया है, सर्च किया गया है कि 4 से 18% लोगों को वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से उनको खांसी होती है। तो वातावरण की वजह से भी खांसी हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इन सभी चीज़ों को हमें देखने के लिए तो सीटी स्कैन, एमआरआई, ब्लड टेस्ट, एक्सरा करवाने के बाद में, और उसकी पेशेंट की हिस्ट्री लेने के बाद में उसका अच्छी तरह से हम डायग्नोस कर सकते हैं ये किस प्रकार की खांसी है, ये नॉर्मल खांसी है या बहुत ही गंभीर खांसी है। तो हमें उसी तरीके से उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और हमें इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार।